जनता की रिजल्ट है। काफी बड़ा अंतर है। सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 300 पार तीसरी बार एनडीए जा रहा है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहली बार है जब 272 वाली बहुमत रेखा पार होने के बावजूद, 290 वाला आंकड़ा छूने के बावजूद, तीसरी बार सत्ता की दावेदारी करने के बावजूद इस मैंडेट को लेकर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष में गजब का उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सवाल है इस कॉन्फिडेंस की, इस बदली बदली बॉडी लैंग्वेज की वजह आखिर है क्या? इन सारी बातों को समझेंगे, समझाएंगे। पहले कुछ सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं। 2024 के इस चुनाव नतीजों का मतलब क्या है? ये चुनाव नतीजे मोदी फैक्टर के लिए क्या संकेत हैं? ये चुनाव नतीजे इंडिया अलायंस के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर बहुमत से पहले रोकना इंडिया अलायंस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर इसका श्रेय किन नेताओं को दिया जाएगा? आपकी स्क्रीन पर इन 3 नेताओं की तस्वीरें हैं। पॉलिटिकल सर्कल में अब ये बहस शुरू हो गई है कि चुनाव में बीजेपी के राम नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के राम चल गए। ये राम कौन है? आर मतलब राहुल गांधी, ए मतलब अखिलेश यादव, एम मतलब ममता बनर्जी। मंदिर के इश्यू रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिनको आम जनता के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे लोग उस लाइन पर जाते थे। उन्होंने कोशिश की और जनता ने इसका स्वीकार नहीं किया। और इसका अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो अखिलेश जी या उनके बाकी साथी लोगों ने ठीक तरह से दिया। और जो कुछ बातें कही गई इसका स्वीकार जनता ने किया नहीं। तो क्या 7 चरणों के चुनाव में करीब 2 महीने लंबी चली वोटिंग प्रोसेस में वाकई ऐसा ही हुआ? क्या देश की जनता के लिए राम मंदिर वाला मुद्दा कोई इश्यू नहीं था? क्या देश ने राम मंदिर को देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया? क्या पब्लिक राम मंदिर से ज्यादा नौकरी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोकल रही? सबसे बड़ा सवाल, जिस स्टेट में राम मंदिर को लेकर माहौल बना, देश के उस सबसे बड़े सियासी सूबे में राम मंदिर के नाम पर वोट पड़े या नहीं? इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे वो स्टॉक्स उनके। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट
रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। बयानों में धार इसीलिए है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की पिच पर लोकसभा चुनाव के फाइनल मैच में बीजेपी के रथ को प्रधानमंत्री मोदी को अगर किसी ने चुनौती दी, बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत लाने से रोका, तो वो थे यूपी के दो लड़के। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अमीरों के अरबों के लोन माफ किए, लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया। नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए। केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया। अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ की। यूपी के दो लड़के निकले बीजेपी के सामने, मोदी के सामने अड़े, लड़े, खड़े हुए, अपनी बात लोगों के सामने रखी। बार बार बीजेपी को आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगाया। उद्योगपतियों की सरकार बताया। अदानी अंबानी की याद दिलाई। इसी का असर दिखा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नंबर्स की टैली में काफी पीछे धकेल दिया। पिछली बार बीजेपी और सहयोगी दल ने मिलाकर 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार यूपी में एनडीए अलायंस कुल सीटों की आधी सीटों पर ही सिमट कर रह गया। जिन सीटों का नुकसान हुआ वो सारी सीटें अखिलेश यादव, कांग्रेस और सहयोगी के खाते में गई। अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया।